रामजीलाल सुमन ने पूरे क्षत्रिय समाज को और सनातन धर्म को पूरी तरह से गाली दी है और ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है। बेहुदा और अपमान करने वाला बयान है। जो भी दिया है सुनियोजित तरीके से दिया है, बदनाम करने के लिए। हाशिए पे चले जाते हैं, अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनका एक लक्ष्य होता है कि ऐसे मुद्दे में को हवा दी जाए, ऐसे लोगों को गाली दी जाए कि वो हम अपने आप में पॉपुलर हो जाए। बेहुदा और अपमान करने वाला बयान है। रामलीला सुमन वाला जो प्रकरण चल रहा है, जिसमें बाबर की औलाद और गद्दार वाला जो बयान दिया, उसको किस रूप में देखते हैं? ये निहायत ही बेहुदा और अपमान करने वाला बयान है और इसमें सुनियोजित तरीक़ा से रामजीलाल सुमन ने पूरे क्षत्रिय समाज को और सनातन धर्म को पूरी तरह से गाली दी है और ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है। यदि माफ़ी भी मांग लेते हैं तो भी हम ये नहीं है कि हम इसको माफ़ कर दें। इन्होंने एक दो बार अपना बयान जिस तरीके से बयान दिया, पहले मैं अपने बयान पर कायम हूँ, तो उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, जो मुझे अफसोस हुआ उसके बाद में कल इन्होंने फिर बोला है कि जो कुछ भी बोला है मैं मरते दम तक इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगले जन्म का पता नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, इन्होंने अपना बयान जो भी है गलती से दिया है या जानबूझकर दिया है? नहीं, कहीं भी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इन्होंने जो भी दिया है सुनियोजित तरीके से दिया है, बदनाम करने के लिए दिया है। और जो भी हमारे क्षत्रिय गौरव हैं, राष्ट्र नायक हैं, उनको गाली देगा, क्षत्रिय समाज कभी भी इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और ये पूछना था कि ये क्षत्रिय समाज का ही अपमान बार बार क्यों टारगेट करके किया जाता है? चाहे कि सारे नेता हैं, जैसे इससे पहले गुजरात से जब चुनाव हो रहा था तो गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता भी माने जाते हैं गुजरात में, तो उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया महिलाओं को लेकर के ना। इससे पहले गुलाब चंद कटारिया हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो बार बार मतलब टारगेट करते हैं। तो ये क्या एक मतलब सीक्वेंस चल गया कि क्षत्रियों को बदनाम करो, टीआरपी हासिल करो, क्या है? ये जो नेता हाशिए पे चले जाते हैं, अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनका एक लक्ष्य होता है कि ऐसे मुद्दे में को हवा दी जाए, ऐसे लोगों को गाली दी जाए कि वो हम अपने आप में पॉपुलर हो जाएं। तो इन्होंने अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, चाहे वो रूपाला हो, रूपाला को हम यूपी वाले नहीं जानते थे लेकिन अब सब लोग जान गए, और उन्होंने भी बहुत, रूपाला का जो बयान है अब आदमी भूल गया उसको। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के बयानों को भूला न जाए, और जैसे रूपाला ने बयान दिया तो बीजेपी में हो चाहे किसी भी पार्टी में हो, कोई भी पार्टी में हो नेता, लेकिन ये यदि क्षत्रियों को टारगेट करके यदि कोई बयान देगा, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे रूपाला हो, चाहे रामजीलाल सुमन हो, इनको किसी भी तरह से माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये माफ़ी मांग भी लेते हैं तो भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये जैसे कह रहे हैं कि आप जो तो इससे क्षत्रिय समाज ही टारगेट नहीं है, वो तो एक राष्ट्र नायक थे, जैसे उन्होंने बाबर की औलाद है और मतलब गद्दार है, इस तरीके से बयान दिया रामजीलाल जी ने, तो इससे क्षत्रिय समाज ही नहीं। मेरी नज़र में जो है कि आप इस बात को मानते हैं कि वीर राणा साहब जिनके शरीर पर 80 घाव, एक आँख में मतलब ना होने के बाद, हाथ में होने के बावजूद इतना युद्ध लड़े, और वो मतलब ये नहीं कि मतलब कि अपने क्षत्रिय समाज के युद्ध लड़े थे, वो सारी कौम के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो इसको किस तरीके देते हैं कि क्षत्रिय समाज का अपमान है, इस पर सारे समाज के लोगों को मिलजुल कर आना चाहिए, विरोध करना चाहिए? आप इस तरीके कैसे देखें? ये क्षत्रिय समाज का नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप हों, वीर शिवाजी हों, या राणा सांगा हो या राणा कुंभा हो, इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी वो अकेला ये नहीं है कि क्षत्रियों की लड़ाई लड़ी हो। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ी थी। राणा सांगा मेवाड़ छोड़कर यदि भरतपुर में खानवा जैसी जगह पे आकर युद्ध कर रहे हैं तो क्या वो अपने मारवाड़ को बचाने के लिए लड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी जो मातृभूमि है उसका ऋण उतारा था, और हम ऐसे ऋण हो जाए उनके न बलिदान को और उनके साहस को हम सलाम न करके उनको गाली दें, तो इससे बड़ा जो अपमान हमारे राष्ट्रभक्तों का हो नहीं सकता। तो एक सवाल और था, मैं लास्ट सवाल ये था कि जैसे संसद में रामलीला जी सुमन ने बयान दिया है, तो आपको कहीं नहीं ये नहीं लगता है कि संसद में हम जिन लोगों को भेजते हैं, ये जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, सारे कौम के लोग उनको वोट देते हैं, क्षत्रिय हो या दलित हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, जहाँ तक सब लोगों का ही यहाँ तक वोट परसेंट सबको मिलता है, इतनी भी संसद में जाते हैं, ये कभी ना कभी किसी न किसी वीर रूप या राष्ट्र नायक जो अपने हैं देशभक्तों का अपमान करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए, कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए, कोई आदमी किसी व्यक्ति के बारे में बोलता है तो उसके लिए उस कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा कोई कानून आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कानून होना चाहिए। क्या इनको संसद में पहुंच गए इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी दुनिया से ऊपर उठ गए, इनके ऊपर भी कानून होना चाहिए। अभी हालांकि लॉ में ऐसा नहीं है, जो संसद में बोलते हैं
वो बाहर उसको आप है ना कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन सरकार से ये आग्रह है कि जो संसद में इस तरह की अभद्र टिप्पणी चाहे किसी भी राष्ट्र पुरुष के लिए या क्रांतिकारी के लिए करें, तो इनके लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए। देशद्रोह से संबंधित या राष्ट्र नायकों के अपमान से संबंधित कोई भी मामला हो, उस पर मुकदमा चले। और ये अकेला रामलीला लक्ष्मण नहीं, संसद में जो भी बोलते हैं उन सब का ऐसा ही होना चाहिए कि कोई ना कोई इनके ऊपर प्रावधान इस तरह का होना चाहिए कि उनके ऊपर मुकदमा चलाने की परमिशन बाहर मिल जाए इनको। इसमें संशोधन कानून में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इनके हौसले, इन्होंने तो ये समझ लिया संसद में पहुंच गए तो हम बाकी सारे जो जितनी जनता है वो सब कीड़े मकोड़े, हम जो कर रहे हैं वो है ना सबसे ऊपर है हम। तो इनकी जो सुपेरिटी है वो ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह के बयान दे के संसद में अपने आप की पब्लिसिटी कर लेते हैं और परिणाम ये होता है कि लोग, हम उस पर है ना कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि संसद में दिया गया बयान है। क्या समाजवादी पार्टी दलित वर्सेस क्षत्रिय मुद्दा बनाना चाहती है या कैसे हिंदुत्व और उसका मुद्दा करना अब चाहती है? ये हर एक पार्टी का एक अपना लक्ष्य होता है कि किस तरह से किस जाति को लुभाना है, चाहे वो बीजेपी के रूपाला का हो कि उन्होंने जो सोच समझ के दिया है, या रामलीला लक्ष्मण जी का है। इनमें से कोई भी बयान जो दे रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पार्टी का जो सोच होती है उसी को ध्यान में रख के दिया जाता है।